पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग का हो चुका था ना ऑलमोस्ट, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 30 शायद लास्ट क्वेश्चन किया था, याद है? और मैंने बोला भी था बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था, है ना? काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर हमने सीख ली थी, डिस्टेंस फॉर्मूला काम आ गया था, ओरिजिन उसमें हिडन था, ये हमने सीखा था कि ओरिजिन नहीं बोला उसमें, है ना? हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? हमेशा ओरिजिन, उसी के रेस्पेक्ट में हम मूव करते हैं इधर उधर, ठीक है? चाहे डिस्टेंस निकालनी हो, चाहे पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने में, कुछ भी हो, ठीक है? अभी फिलहाल क्वेश्चन में 31 क्वेश्चन, हालांकि आपको बहुत कम अभी समझ में आएगा, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि आपको समझाऊं, या फिर हम इसको एंड में भी ले सकते हैं। 31 क्वेश्चन, इसका पैरामीट्रिक फॉर्म से लेना देना तो है, मैं सोच रहा एक क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म का एंड के लिए रखते हैं, ताकि बाद में जब एंड में जो क्वेश्चन छूटे हुए उनके साथ ये क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे टॉपिक की थ्योरी बार बार रिवाइज होगी ना, मैं बोलूँगा, ठीक है ना? तो फिलहाल इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखते हैं 31 को, बाद में करेंगे इसको। वेरी गुड। 32 में जाने से पहले चलिए आ जाओ, अगली हेडिंग लिखो सब लोग। हेडिंग लिखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है? ये शायद फॉर्मूला आपके लिए नया होगा, आई डोंट थिंक कि आपने इसको 10th क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी कोशिश करेंगे समझने की। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसके प्रूफ के दौरान हमें काम आएगी। तो देखो, एंगल फाइंड करना है इन बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है? तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। कितनी लाइन्स दे रखी है यहाँ पे? 2 लाइन्स की बात वो कर रहा है। तो देखना, समझना है इधर, हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोगों ने बना दी, सपोज ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है? ये कौन है? ओरिजिन। वेरी गुड। ये कौन है? वाई एक्सिस। और लेट सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है ना? 2 लाइन मान लेते हैं, अपनी मर्जी से 2 लाइन बना लेते हैं, सपोज एक लाइन ये है और एक लाइन ये, ठीक है ना? ये L1 है और ये कौन है? जस्ट सपोज L2। L1 L2 किसी को भी अज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको L1 ले लो, इसको L2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? हमें इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना? अब हम जब भी किसी लाइन की अगर स्लोप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्लोप की। तो स्लोप हम लोग अगर थीटा से निकालते हैं, m = tan थीटा, तो थीटा जो होता है वो क्या होता है? इंक्लिनेशन होता है। थीटा क्या होता है? है ना? स्लोप तो तब बनती है जब उसका आप tan लेते हैं, याद आया? m = tan थीटा में थीटा क्या होता है? इंक्लिनेशन। और इंक्लिनेशन कहाँ से? एक्स एक्सिस से, है ना? एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन होता है उस लाइन का। तो सपोज ये आपकी L1 लाइन है ना, इसका मैं एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन अगर देखूं तो ये वाला इंक्लिनेशन है, बोलो। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए θ1 लेट कर लूं, कोई दिक्कत है इसमें? राइट। सिमिलरली L2 के लिए भी मैं इंक्लिनेशन अगर देखूं तो ये वाला इंक्लिनेशन होगा, ये मेरे लिए θ2 है, मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है? और इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा, नहीं अज्यूम? बोलो ना। इसको मैं थीटा अज्यूम कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या अज्यूम कर लिया? थीटा। ध्यान रखना, θ1 और θ2 में कंफ्यूजन ना हो हमें। θ1 कौन है? L1 का एंगल है, L1 का एक्स एक्सिस के साथ। L2 कौन है? नहीं, L2 नहीं, θ2 कौन है? L2 का एक्स एक्सिस से एंगल या इंक्लिनेशन, ठीक है? और थीटा कौन है? दोनों लाइन के बीच का एंगल। तो हमें अल्टीमेटली ये फाइंड करने का रहेगा, ठीक है? आया वैल्यू। अब अगर मैं इस θ1 और θ2 में एक रिलेशन देखूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये अंदर की तरफ ये दोनों इनसाइड एंगल है और ये मतलब ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो आप लोगों ने छोटी क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी शायद कि एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। कुछ याद आया? ठीक है। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन है? θ1 हमारे लिए। θ1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? θ प्लस θ2 के बराबर हो जाएगा, सही है ना? इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। बहुत काम की थ्योरम है, छोटी सी है, कई बार आपको क्वेश्चंस हेल्प मतलब सॉल्व करने में ऐसे हेल्प करेगी, इसलिए मैं प्रूफ बता रहा हूँ, वरना मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता, डब्बा पैक कर देता, नहीं यार, ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ से, हमें निकालना क्या इन तीनों में से? हमें तो थीटा निकालना है, क्योंकि थीटा ही क्या है? दोनों लाइन के बीच का एंगल है। अरे देखो ना, तो क्या मैं थीटा को उधर ही लिखा रहने दूं, θ2 को इधर बुला लूं? बोलो, ऐसा हो जाएगा? चेक करो, θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। दोनों तरफ tan ले लो, क्या ले लो? tan ले लो, tan थीटा वाला tan, ठीक है? तो tan लेते ही इधर हो जाएगा tan थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? tan θ1 माइनस θ2 हो जाएगा, सही है ना? tan कैसे लेते हैं? पूरे एंगल में, ये पूरा एंगल है, ये क्या है? एंगल, ये पूरा एंगल tan में चला जाएगा। गलती से भी ऐसा ना लिख देना कि tan θ1 माइनस tan θ2, ऐसा नहीं लिखना है, ये गलत है। आया समझ में? ऐसे tan नहीं लेते हैं, दोनों तरफ कॉमन एक tan आता है, इधर भी एक tan है तो उधर भी एक tan दिखेगा, क्लियर है ना? वेरी गुड। तो देखो यहाँ से ये tan थीटा तो एज इट इज रहेगा। आपको tan a माइनस बी का फॉर्मूला आता है क्या अभी भी? क्या होता है tan a माइनस बी? बोलो।
tan A माइनस tan B, वेरी गुड, अपॉन 1 प्लस या माइनस, ऊपर माइनस आ गया तो नीचे भी प्लस आएगा, 1 प्लस tan A into tan B, दैट इज tan थीटा 1 into tan थीटा 2। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से सुनना, स्लोप क्या होता है? स्लोप हमारे लिए थीटा दिया रखा तो स्लोप कैसे निकालते हैं? अरे अरे थीटा दिया तो स्लोप tan थीटा से, अरे थीटा दिया तो स्लोप कैसे निकालते हैं? उसमें tan चढ़ा के निकालते हैं ना, tan की वैल्यू रख के। तो अगर आपके पास tan थीटा 1 लिखा है, क्या लिखा है? तो L1 की स्लोप लिखी है वो, नहीं आया समझ में? थीटा 1 कौन है? L1 का एंगल है, इस पे tan चढ़ा के लिखा है, इसका मतलब वो इसकी स्लोप है। तो मैं मान लेता हूं कि L1 की स्लोप m1 है, नहीं आया समझ में? मान लिया ना हमने, तो इसका मतलब मैं tan थीटा 1 को m1 से रिप्लेस कर सकता हूं, सही है क्या? माइनस अपनी जगह पर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? m2। अरे जैसे इसके लिए माना है ऐसे इसके लिए मान लो, इसका थीटा 2 आपको पता है, तो tan थीटा 2 क्या है? इसकी स्लोप है, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1 प्लस m1 into m2, और यही आपका एंगल निकालने का फॉर्मूला है। आया समझ में? आपको दो लाइनें दे रखी होंगी, आपको सिर्फ उन दोनों लाइन का स्लोप ढूंढना है। क्या ढूंढना है? स्लोप, और इस फॉर्मूले में रखना है m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1। आया समझ में? कॉपी करो पहले इतना, ये वाली चीज समझ में आ गई थी ना, इसको हटा रहा हूं, हो गया फॉर्मूला लिख के यहाँ तक। अब देखो लेकिन इस फॉर्मूला को यूज करने का जो तरीका है ना, वो क्या है उसको ध्यान से सुनना। अच्छा मैंने डायग्राम एक्चुअली इरेज कर दिया, मुझे कुछ और भी चीज सिखानी थी, मैं फिर से बनाता हूँ, है ना। एक छोटी सी बात मुझे सिखानी थी कि बच्चे के मन में क्या क्या वो सोच सकता है, ठीक है? तुम लोग तो सोचोगे नहीं मुझे पता है, बट अगर कोई स्मार्ट बच्चा बैठा होगा ना क्लास में तो क्या क्या सोच सकता है मैं तुम्हें सोचवाऊंगा, ठीक है? ये हमारे लिए फोटो यही था ना, बोलो ये कौन था? थीटा था। ये कौन था? थीटा 2 था सपोज, और ये थीटा 1 था, ठीक है ना। ये L2 और ये L1। अब बच्चे के मन में ये सवाल है कि सर दो लाइन के बीच में एंगल यही हो सकता है क्या? इसके अलावा कोई और यहाँ नहीं हो सकता क्या? यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, नहीं यहाँ हो सकता है ना। तो बच्चे के मन में ये था कि सर यहाँ लिया ना, मैं यहाँ लूंगा, कहाँ लूंगा? मैं इस साइड लूंगा, ठीक है। तो इस साइड अगर लेगा तो क्या चेंजेस आएगा वो सुनना ध्यान से। आपको स्ट्रेट लाइन का एंगल पता है? स्ट्रेट लाइन का एंगल आप डी पढ़ते हो ना, डी। देखो मैं आपसे पूछता हूँ, एक लाइन बनाता हूँ, बताओ ये एंगल पूरा कितना? 180 डिग्री है क्या नहीं? अरे डी में पूरा 0 डिग्री से 180 डिग्री घूमते हो आप, तो ये 180 डिग्री है। तो क्या मैं इस L2 के करस्पॉन्डिंग अगर बात करूँ तो ये पूरा एंगल कितना है? है क्या नहीं? 180। उसमें से ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो ये वाला बचा हुआ एंगल 180 माइनस थीटा, उसको हम हमारी 11th की लैंग्वेज में पाई माइनस थीटा कहेंगे, क्योंकि पाई इज इक्वल टू 180, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो लाइन के बीच में एंगल थीटा भी हो सकता है और पाई माइनस थीटा भी हो सकता है, नहीं आ सकता। क्या हो सकता है? पाई माइनस थीटा। अब देखो इससे चेंजेस क्या आएगा? तो सर फिर इधर tan थीटा भी आ सकता है और tan पाई माइनस थीटा भी आ सकता है, नहीं आ सकता? हाँ आ सकता है। तो चेंजेस क्या आएगा? अगर इधर tan पाई माइनस थीटा आ गया तो आपको अब थोड़ा सा ASTC रूल की तरफ जाना पड़ेगा कि पाई माइनस थीटा का क्वाड्रेंट क्या होगा? पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, देखो इधर देखो, ये आपका 180 किधर होगा? ये 0, ये 90, ये 180 माइनस थीटा कर रहे हो आप सेकंड क्वाड्रेंट में, आप इधर वाले क्वाड्रेंट में, तो 180 माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, और tan थीटा कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दोनों के साइन बदल गए ना, तो माइनस का साइन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये माइनस का क्या आएगा? tan थीटा या cot थीटा? tan थीटा, क्योंकि पाई और 2 पाई पे एंगल नहीं बदलते, सिर्फ पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, दैट इज 90 और 270 पे tan थीटा cot थीटा में बदलता है। ASTC रूल यही तो कहता है। तो सर ये माइनस का साइन आएगा, तो फिर मेरे यहाँ पे तो फंस जाऊंगा ना, नहीं आ सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इस फॉर्मूला को हम लोग अच्छे से लिखते हैं। इस फॉर्मूला में हम मोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मोड, क्योंकि हम जानते हैं मोड हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस के साइन आ जाएंगे, नहीं आया समझ में? आया ना समझ में? लेकिन सुनना, ये मोड वाली जो बात है ना, जब हम लोग क्या करते हैं कई बार कि दो लाइनें दे रखी है ना, हमें नहीं पता उनके बीच अक्यूट एंगल बन रहा है या ऑब्ट्यूज बन रहा है। अक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा पॉजिटिव एंगल, और ऑब्ट्यूज मतलब 90 और 180 के बीच का एंगल, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, नहीं आ सकता नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं? अक्यूट एंगल के लिए मोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? है ना। आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, आपको सीधा ध्यान रखना है कि फॉर्मूले को मोड में यूज करना है। किसमें यूज करना है? मोड में। तो आपने जो डब्बे में लिखा है ना फॉर्मूला, इसमें मोड चढ़ा दो उधर ही, उसको करेक्ट कर लो, थोड़ा सा मोड लगा दो। नीचे मैंने लिख दिया, हालांकि इसको इधर ही लिख देता हूँ। आया समझ में? ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मोड लगा दिया, ठीक है ना। अब बच्चे के मन में ये नहीं सर ये छोड़ो, आपको इधर बताओ, ये अगर थीटा हो गया, ये वाला थीटा हो गया, तो ये वाला पूरा ये एंगल 180
है ना पाई, उसमें से ये वाला अगर आपने थीटा मान लिया तो ये वाला क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, यानी दो लाइन के बीच में या तो एंगल थीटा हो सकता है या पाई माइनस थीटा हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनता है। नहीं आ सकता, दो लाइन के बीच में एंगल या तो थीटा होगा या पाई माइनस थीटा होगा, इसके अलावा कोई और सोच पाओगे आप? वैसे ये थीटा है, ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा, सोचो ना ये पूरा 180 है क्या नहीं? तो आप किसी भी तरह से घूम लो, इधर उधर घूम लो, इन दोनों में घूम लो, इन दोनों में घूम लो, इधर घूम लो या इधर घूम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? तो डाउट क्लियर हुआ? ये पूछ सकता है बच्चा आपसे, ठीक है? आपको समझ में आया ये चीज? तो इन सब चीजों को हम रिमार्क्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिमार्क्स में। तो हेडिंग लिखे रिमार्क्स, लिखेंगे हेडिंग रिमार्क्स। इधर वाला कवर हो रहा है कॉर्नर, वेरी गुड। चल लिखे रिमार्क्स, लिखेंगे पहला पॉइंट, द एंगल बिटवीन टू लाइंस, द एंगल बिटवीन टू लाइंस is either theta or pi minus theta. The angle between two lines is either theta or pi minus theta, यानी या तो थीटा होगा या पाई माइनस थीटा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और दोनों में हमने, दोनों के लिए बचाव के लिए हमने मोड लगा दिया पहले से। मोड जब हटता है तो याद है ना, प्लस माइनस में चीजें खुलती हैं। नहीं याद हो तो मैं बार बार अभी बता दूं, तीसरी बार शायद ये वाली बात बता रहा हूँ कि x बराबर अगर मोड लिखा है, जब मोड हटता है तो प्लस माइनस चलता है। आया समझ? ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है मॉड्यूलस में। आप फंक्शन के नोट्स उठाना मेरे, जो जूम पे पढ़े आपने, उसमें लिखी होगी ये प्रॉपर्टी कहीं पे मॉड्यूलस की, ठीक है ना? मॉड्यूलस का ग्राफ आता है क्या आपको? मॉड्यूलस का ग्राफ कुछ याद करो, वी शेप, याद आया कुछ? वी शेप, ठीक है? वो क्वेश्चन मैंने इसीलिए छोड़ा क्योंकि आपको वो चीज नहीं पता होगी। जो क्वेश्चन अभी 31 छोड़ा ना हमने, उसमें मॉड्यूलस की बात हो रही, करेंगे उसको हम पूरा बाद में, ठीक है ना? लिखा इतना, पॉइंट नंबर 1 लिखा। पॉइंट नंबर 2 लिखें, फॉर अक्यूट एंगल, फॉर अक्यूट एंगल tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में m1 माइनस m2, बोर्ड पे लिखा है मैंने, अपॉन 1 प्लस m1 m2। लिखा? फॉर अक्यूट एंगल दिस, वो बोर्ड पे उधर कोने में मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं आराम से। इसके अलावा अब देखें, इसको मैं हटा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ प्रॉपर, ठीक है ना? रिमार्क्स में पॉइंट नंबर 3, रिमार्क्स पॉइंट नंबर 1 हो चुका है, पॉइंट नंबर 2 हो चुका है, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, देन देखें इधर, अगर दो लाइनें पैरेलल होगी, दो लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? बोलो, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में कोई एंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, तो एंगल कितना होगा? 0 होगा ना। तो बोलो ना कॉन्फिडेंट के साथ कि 0 होगा। 0 भी तो एक एंगल होता है। अरे नहीं यार समझ में ना, डर क्यों रहे हो तुम लोग? नाश्ता नहीं करके आए क्या? अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। नहीं यार समझ में? अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो अभी देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? पॉइंट नंबर 2 में फॉर्मूला लिखा था tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सही है क्या? और थीटा वैसे ही अक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे रखो इस फॉर्मूले में tan थीटा में थीटा रखो कितना? 0 डिग्री रखो। तो tan 0 कितना हो जाएगा बेटा? tan 0 की वैल्यू आती है आपको? बोलो m1 माइनस m2 पर 1 प्लस m1 m2। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। ठीक है, तो tan 0 हो गया 0, ये वैल्यू हो गई 0। तो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, कैंची चलाना, इसके नीचे 1 लिख दो। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं ना, मर्जी से हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 में समा जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो देखो लेफ्ट साइड तो 0 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? और इधर की साइड m1 माइनस m2 का 1 से गुणा करोगे तो m1 माइनस m2 ही बचेगा। उसका मैंने पलट के लिख दिया, कोई दिक्कत है इसमें? अब मैं m2 को उधर भेज रहा हूँ। इट इंप्लाइज m1 इक्वल टू कितना जाएगा? m2। ये बहुत काम का रिजल्ट निकल के आया। क्या कहना चाहता है ये रिजल्ट? ये रिजल्ट ये कहना चाहता है कि दो लाइंस अगर पैरेलल होती है, दो लाइंस अगर पैरेलल होती है, दो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो जो इसका स्लोप होगा वो इसका भी स्लोप होगा। यानी दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। आया समझ में? कई क्वेश्चंस में आपको अगर उसने कह दिया कि इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो आपको इसका स्लोप तो ढूंढना आता ही है। इसका स्लोप ढूंढ लोगे, y = mx + c करके m की वैल्यू ढूंढना, वही m की वैल्यू इसके लिए भी m की वैल्यू काम करेगी।
तो बोलेगा एक लाइन की इक्वेशन लिख के बताओ जो किसी पॉइंट से पास होती है और इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है वो, उसके लिए उसने पॉइंट दिया है, स्लोप कहां से लाओगे, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप बराबर कर दोगे। नहीं आया समझ में? आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन हरकतें मिलेंगी इसी आपको आरडी शर्मा में, एनसीईआरटी में, इससे ज्यादा लेवल नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको कॉपी करें, कॉपी करें। फिर पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग। हो गया, चले आगे, बोलो। चलो पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन अब देखो इधर दो लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। चलो इतना तो अच्छा बोला तुमने। थीटा कितना हो जाएगा हमारे लिए, 90 डिग्री। तो जैसे हमने थीटा 0 डिग्री यहाँ निकाल के रखा था, ऐसे थीटा 90 यहाँ रख दे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो tan 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। कोई दिक्कत है इसमें क्या? tan 90 की वैल्यू पता है आपको, tan 90 बोले तो नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन तो मैंने बोला था दूसरे शब्दों में 1/0 बोलेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखना, 0/1 0 होता है और 1/0 नॉट डिफाइन होता है। डिनोमिनेटर में 0, ऐसा याद रखो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आने देना है, इसका मतलब नॉट डिफाइन हो रहा होगा कहीं। तो 1/0 लिख दिया इसको, नॉट डिफाइन को, इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 एज इट इज। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 में चला जाएगा आपकी बात, और ये इधर आ जाएगा, सही है क्या? तो देखो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस m1 m2 कितना देगा, बोलो 0 देगा। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है इट इंप्लाइज m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। 0 कैसे हो जाएगा, 1 उधर जाएगा ना 0 के पास, तो 0 माइनस 1 माइनस हो जाएगा। तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, माइनस में 1। और ये रिजल्ट आपको आता है, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -1 होता है। कितने क्वेश्चन हमने किए हैं इसके ऊपर, और तो सेंटर पूरा इसी से गुजरा है। आया समझ में? कॉपी करें इसको। पॉज द वीडियो, कर दिया। देखो इधर ये दो रिजल्ट तो आ गए हमारे पास, तीसरा रिजल्ट लिखना आपको आता है, हालांकि ये रिजल्ट मैंने कहीं सिखाया आपको इसी के अंदर, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। क्या आपको इधर देखो, मैं अगर आपको एक लाइन देता हूँ, क्या लाइन देता हूँ आपको, मैं एक लाइन दे रहा हूँ a1x या सिंपल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मैंने आपको एक लाइन दे रखी है ना, तो क्या आपकी इसकी स्लोप निकाल सकते हैं आप? कैसे निकालेंगे इसकी स्लोप, माइनस a बाई बी। कैसे निकाला, ओके मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म सोचा ना। दूसरा तरीका ये भी कि स्लोप का फॉर्मूला ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, माइनस लगाओ कोएफिशिएंट ऑफ x, कुछ याद आया, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह जाए तो अच्छा है, नहीं याद रहे तो फिर y इज इक्वल टू mx प्लस c से तो निकाल ही सकते हैं ना लाइन। पता चला हमको तो सर स्लोप ही नहीं निकालना आती, tan थीटा तो दूर की बात है, और फॉर्मूला तो बहुत दूर की बात हो जाएगी ना फिर तो। अगर आपको m1 m2 निकालने की आता है तो फिर क्या मतलब है फॉर्मूला पढ़ने का। तो ये लिख लो इस छोटे से चीज को, काम का है बहुत, अगले पॉइंट में बात करेंगे, फिर लिखो उसको जल्दी। हो गया, आ जाओ इधर पॉइंट नंबर 6 करे बात, बोलो। देखो इधर
अभी हम लोगों ने दो लाइन के पैरेलल होने और दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की बातें की ना। क्या बातें की हमने कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। मुंह धो के आ जा, बाहर जा, बाहर जा, मुंह धो के ना कि नहीं आया ना, पॉज कर दे, आ जाओ। देखो पॉइंट नंबर 6 लिखो, इन द सेंस पहले देखो इधर है ना, पहले देखो मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा कि दो लाइन अगर पैरेलल होती ना तो उनके बीच में एंगल तो थीटा 0 होता है, बट उनकी स्लोप कैसी होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है, स्लोप उनकी बराबर होती है। और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री और स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1, वो लिखा वहां पे m1 * m2 -1 हो जाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें तो आपको रटी हुई है, लेकिन इन दोनों पॉइंट में ना कुछ पॉइंट और भी है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात कर रहा था दो लाइन की, हम लोग अभी तक दो लाइन की बात कर रहे हैं ना, तो मैं दो लाइन अज्यूम करता हूँ। मैंने एक लाइन L1 लिखा, a1x + b1y प्लस का c1 = 0, ठीक है। और एक लाइन में L2 लिख रहा हूँ, L2 का मैंने इक्वेशन लिखा a2x + b2y प्लस c2 = 0, ठीक है। ये दोनों लाइनें पैरेलल और परपेंडिकुलर होने के लिए इनमें भी कुछ कंडीशन होती है। किसमें कंडीशन होती है, इनके जो कोएफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2, क्या ये कोएफिशिएंट है, इनमें रिलेशन होता है आपस में। तो पॉइंट नंबर 6 में लिखेंगे इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो ध्यान से सुनना, a1/a2 = b1/b2। नहीं आया समझ में, कहीं देखा है ये आपने, रीजन कहीं देखा होगा आपने, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 में तीन तरह की बातें होती है। अगर a1/a2 ≠ b1/b2 तो यूनिक सॉल्यूशन आता है ना। अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। अगर a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो नो सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं उसका। आया समझ, जेईई एडवांस 2016 में इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा था, इसी कॉन्सेप्ट पे a1/a2 b1/b2 c1/c2 में जो तीनों बातें हमने की है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे 2016 में जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले मैंने उसको सॉल्व करवाया क्लास में। आया समझ। कई बार ऐसा होता है ना कि बड़ी एग्जाम है तो हम बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं, जबकि हमें ये नहीं पता होता कि बड़ी एग्जाम में छोटे कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो 10th में आप पढ़ के आए हैं। आया समझ, इसको हम फिर से देखेंगे। देखो दो लाइन पैरेलल है तो उनका कोएफिशिएंट का जो रेशियो वो आपस में कैसा होगा, बराबर, यानी x का कोएफिशिएंट अपॉन x का कोएफिशिएंट इक्वल टू y का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट। प्रूफ क्या है इसका, इसका प्रूफ ये है कि देखो अभी हमने सीखा कि दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप बराबर होती है। स्लोप बराबर मतलब कि कोएफिशिएंट और x, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल होने चाहिए ना, फिर तो नहीं आया समझ। और माइनस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, माइनस इधर भी आया होगा, माइनस इधर भी आया होगा तो कट गया होगा, फिर किसी ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा, नहीं आया समझ। जैसे इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस का a1/b1, सही है क्या, और इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस का a2/b2। आया ना समझ। देखो माइनस तो कट गया, a2 को नीचे बुला लो, b2 को तो ले जाओ। आया क्या समझ, आया ना। तो आपको क्या करना है, दो लाइनें पैरेलल ले रखी है ना तो उनका रेशियो इक्वल करना है, या फिर रेशियो अगर इक्वल हो रहा है तो आपको अज्यूम करना है, मतलब आपको ये क्लिक होना चाहिए माइंड में कि ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइन लिखी है। इसमें सी का कोई लेना देना नहीं है, सी अलग होते हैं इसमें, नहीं आ समझे, ठीक है। अभी सी इक्वल होंगे तो क्या होगा वो भी मैं सिखा दूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल इसका लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि x + 2y + 5 = 0, ठीक है, और 2x + का 4y + का 6 = 0। आया समझ। क्या आपको ये दोनों लाइनें पैरेलल दिखाई दे रही हैं, कैसे दिखाई दे रही है, क्या 1.2 क्या इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, इसमें कितना है, 2 है, तो क्या इसका रेशियो अपन इसका रेशियो कितना दिख रहा है, 1/2, सही है ना। और इधर y का कोएफिशिएंट कितना है, 2, और इधर 4, तो 2/4 करोगे तो वो भी 1/2 आएगा। नहीं तो दूसरा तरीका अच्छा ये है कि आप क्या करो, 2 से डिवाइड लगा दो सेकंड इक्वेशन को, तब तो दिखेगी ना आपको। इसको जैसे 2 से डिवाइड लगाओगे क्या हो जाएगा, x प्लस में 2y प्लस में 3 = 0। अब देखो x और y सेम है तो कोएफिशिएंट भी सेम दिखेंगे उनके, कोएफिशिएंट सेम है तो इसका मतलब दोनों टर्म एक जैसी होती है। आया समझ में। पैरेलल नहीं देता, कई बार वो इस तरीके से छुपा देता, तो हमें पैरेलल बनाना पड़ता है। सी दोनों में डिफरेंट है, सी दोनों में इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, हमें कोई लेना देना नहीं। आया समझ में। हमें तो सिर्फ a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल करना है। अगर ऐसा दिख रहा है हमें पैरेलल लाइन से, नहीं दिख रहा तो नहीं है पैरेलल पे। आया समझ में, ठीक है, ओके। ये एग्जांपल आप लिख लेना, लेकिन इसके बाद एक पॉइंट और है उसको मैं सिखा देता हूँ यहीं पर ही। देखो इधर पॉइंट नंबर इसी में 7, पॉइंट नंबर 7 ये कहता है
कि ठीक है चलो समझ में आ गया कि दो लाइनें पैरेलल है तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर है। अब दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है तो कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन आएगा वो देखो, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, क्या अभी भी L1 L2 अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री अभी भी मानते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि दोनों में एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री। क्या आपको फॉर्मूला आता है tan थीटा का? अभी तो हमने लिखा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, याद आया? ठीक है। अब बताओ यहाँ पे अगर tan 90 रख दोगे थीटा तो tan 90 कितना 1/0 हो जाएगा इक्वल टू मॉड में, ध्यान से सुनना, m1 अभी मैंने यहाँ पे लिखा था इसका स्लोप कितना था, माइनस का a1 अपॉन b1, सही है ना। तो ये माइनस का a1 अपॉन b1 हो गया, फिर माइनस लगाया, m2 का स्लोप कितना है, वेरी गुड, माइनस में a2 अपॉन b2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में इन दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, माइनस का a1 अपॉन b1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस में a2 अपॉन b2। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। देखो इधर 1/0 अभी भी एज इट इज है, ठीक है। ऊपर की तरफ ध्यान से सुनना, माइनस में a1 अपॉन b1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का a2 अपॉन b2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये बीच में प्लस ही रहने वाला है, आया समझ में। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस a1 a2 डिवाइडेड बाय b1 b2, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इधर एलसीएम लेना आता है आपको, देखो इधर ऊपर एलसीएम आएगा b1 b2, सही है क्या, b1 से b1 जाएगा, b2 बचेगा, b2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का a1 b2 बचेगा, नहीं आ समझ में, माइनस का a1 b2 और प्लस का इधर कितना बचेगा a2 b1, सही है, और नीचे कौन है b1 b2। सिमिलरली इधर एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम देगा b1 b2 प्लस a1 a2 अपन b1 b2, ये b1 b2 से इसका b1 b2 कट जाएगा क्योंकि चार रेशो में लिखा है, क्लियर है। वैसे कुछ भी हो ये जीरो से इधर मल्टीप्लाई करो तो ये तो वैसे ही जीरो होना है, इसको आप नहीं भी देखो इग्नोर करो तो भूल जाओ, इसका मल्टीप्लाई करो तो जीरो हो जाएगा, राइट साइड तो जीरो हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई होके, इसका डिनोमिनेटर कट चुका है, नहीं आ सकता, b1 b2 तो कट चुका है, क्या बचेगा सिर्फ a1 a2 प्लस b1 b2, ये इधर जब एलसीएम लिया था तब बचा ना, तो क्या बचा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2 प्लस में b1 b2 और राइट साइड कितना दिख रहा था मुझे, जीरो, आया समझ में। तो a1 a2 b1 b2 में ये रिलेशन आता है, क्या रिलेशन आता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, यानी इसका x का कोएफिशिएंट और इसका x का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस इसके y का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन का सम 0 हो जाएगा, आया समझ में, ठीक है। तो ये और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्लियर है, दोनों ही आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, कब कहां से क्वेश्चन आ जाए कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, कॉपी करो इसकी सारी बातें। देखो क्वेश्चन करें, बहुत देर हो गई, क्या आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला आ गया है? फॉर्मूला क्या होता है बता दो एक बार, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड याद रखो, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्योंकि पता है ये मॉड इतना काम का है ना, इतना काम का है कि कई बार बच्चा फंस जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूं मैं, है ना, अभी मैं समझाता हूं मॉड क्या काम का है। वो कह रहा है एंगल बिटवीन √3x माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0 एंड x माइनस का y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों लाइन के बीच में मुझे एंगल फाइंड करना है। अब बच्चे के मन में सवाल है कि सर मैं इसकी स्लोप को m1 बोलूं या इसकी स्लोप को m1 बोलूं, मैं बोलूंगा तो कुछ भी किसी को भी मान ले, क्यों, क्योंकि तूने मोड लगा रखा है, नहीं आ सकती। ऊपर की तरफ तूने अगर इसको उल्टा सीधा मान लिया तो ऊपर क्या होगा, ज्यादा m2 माइनस m1 होगा, मोड उसको बचा लेगा। कैसे बचाएगा, देखो अगर मोड में कहीं पे लिखा है कि 2 माइनस 4 कितना होता है, बोलो, माइनस का 2 और बाहर निकलेगा तो प्लस का 2, नहीं आ सकते। और अगर आप गलती से 4 माइनस 2 लिख दिए तब भी तो प्लस का 2 ही आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है उससे, तो मॉड उसको बचा लेता है उस चीज को, आ रहा है समझ में। तो किसी की भी स्लोप को m1 m2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम तो आदत से मजबूर है, हमें पता है कि पहली लाइन दे रखी तो उसको हम m1 ही मानेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसकी स्लोप डायरेक्ट बताओ मेरे को, इसकी स्लोप m1 माइनस x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, याद आया कुछ, है ना। अब इससे निकालना सीखो, y mx c का जमाना गया, पुराना हो गया, ये अपडेटेड चीज है। तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस गया तो √3, ठीक है। और अब इसको थीटा में ना कन्वर्ट करना, पता चला हमने थीटा में कन्वर्ट कर दिया, सर यहाँ थीटा रखने की जगह ही नहीं है, m1 को m1 ही रहने दो, है ना, ज्यादा वो नहीं करना। दिख रहा है कि अच्छा ये π/3 दिख रहा है हमें 60 डिग्री, है ना, वैसा नहीं करना। इसके लिए m2 बताओ, माइनस 1 अपॉन माइनस 1, सही है क्या, माइनस माइनस गया तो m2 कितना जाएगा 1, m1 और m2 रेडी है, उसमें फॉर्मूले में रख देते हैं, तो दोनों लाइन के बीच का एंगल आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 कितना है √3 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस में m1 कितना है √3 इनटू m2 कितना है 1। ये कुछ जाना पहचाना सा, देखो जाना पहचाना सा कैसे है, अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी हमारी
ये लिखा हुआ है √3 - 1 अपॉन नीचे क्या लिखा है √3 + 1। सोच के देखो आराम से, ये √3 + 1 लिखा है ना, आगे पीछे लिख दो। और ये किसका tan में किसका फॉर्मूला है 15 डिग्री का, तो थीटा कितना हो जाएगा बोलो, है ना। tan थीटा इतना है, इसको मैं इधर लिखता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू tan 15 डिग्री है कि नहीं है। कंपैरिजन करो, tan को खींच डालो, खींच दो, काटो मत उसको, ऐसे काटते नहीं है, ऐसे काटते नहीं, इसको हटाते हैं, क्या करते हैं हटाते हैं, तो थीटा कितना आएगा, तो दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना होगा 15 डिग्री। अगर उसने रेडियन में ऑप्शन दे रखे तो निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, π/180 से मल्टीप्लाई करके ट्रिग्नोमेट्री उठा के देखना, ठीक है। रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा है हमने, कॉपी करो इसको। पहले बात क्वेश्चन नंबर 33 की, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 33 पढ़े, आपको कुछ याद आएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान, मैंने आपको कहीं कुछ ऐसी कोई हरकत करके दिखाई थी क्लास के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना, वो कह रहा है इफ लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, है ना। पहले मैं लाइन लिख देता हूँ, फिर मैं याद दिलाता हूँ, p × p² + 1 × x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0। पहले चेक कर लेना ये लाइन सी है ना, है ना, ax + by + c की फॉर्म में लिखा हुआ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, है ना। यहाँ पे ऐसा p कांस्टेंट है, तो इस समय से p² तो क्वाड्रेटिक हो गया, ऐसा नहीं है। फिर अगला क्या है, p² + 1 का होल स्क्वायर × x प्लस p² + 1 × y प्लस 29 = 0। उसने ये बोला है कि दो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किसी सेम लाइन पर, यानी ये दो लाइन है आपके पास, ये दोनों किसी तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी वो तीसरी लाइन दोनों की कॉमन लाइन है, नहीं यार। तो देखो ये अपनी तीसरी लाइन है, सपोज ये तीसरी लाइन, ये लाइन और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है क्या नहीं है। तो ये दोनों इनिशियल जो लाइन दे रखी है, ये जो लाइन दे रखी है कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। अगर ये लाइनें पैरेलल है तो क्या करोगे आप, आपको क्या फाइंड करना है वो देखो, आप p फाइंड करना है, p। तो क्या पैरेलल होने के लिए हमारे पास एक कंडीशन तो ये है कि m1 = m2 कर सकते हो आप, आंसर आ जाएगा आपका। दूसरा तरीका क्या है कि a1/a2 = b1/b2 कुछ नहीं याद है, बस इतना ही तो होता था, ठीक है। बताओ कौन से तरीके से चलें, सेकंड वाला है फर्स्ट वाला, कोई भी सेकंड वाला चलते हैं, चलो फर्स्ट वाला तो आप कर ही लोगे। सेकंड वाला देखो, इसके लिए x का कोएफिशिएंट कौन है, p × p² + 1। फोटो भी इधर बना देता हूं मैं साइड में, ठीक है, पहले लिख देता हूं रेशियो, और इधर p² + 1 का होल स्क्वायर, सही है। ये a1/a2 इक्वल टू कर देंगे, b1 कितना है -1, साइन के साथ बोलेंगे, ये अच्छी बात लगी मुझे, अपॉन में p² + 1, इतना ज्यादा भी नहीं जाना डीप में, ठीक है। अब इधर देखो दो लाइन है हमारे पास, ये किसी कॉमन लाइन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फोटो ऐसी बनेगी, या फिर फोटो कैसी बन सकती है, फोटो ऐसी भी तो बन सकती है ना, जैसी मर्जी वैसी बना दो, आया समझ। कुल मिला के ये पैरेलल ही दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। अब बताओ कुछ कट पीट रहा है शायद, ये पूरा डब्बा एक डब्बे को काट रहा है, p² + 1 का होल स्क्वायर का एक डब्बा कट गया, कट गया, तो देखो क्या बच गया हमारे पास, p अपॉन बोलो p² + 1, वेरी गुड, इक्वल टू -1 अपॉन नीचे इधर कितना लिखा है p² + 1। ओह माय गुडनेस, ये आया और गया, सोचो ना खुद ही, है ना, वैसे ही काट देता मैं, मेरा ध्यान नहीं था इधर नीचे। तो बताओ p कितना दिख रहा है मुझे डायरेक्टली, -1 दिख रहा है, वेरी, क्या हो गया, माइनस हटाए क्या कहना चाह रहा है, p कांस्टेंट है, माइनस में ही रहेगा, कॉपी करो। लिखो अगला टाइटल लिखो, अगला टाइटल लिखना, लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। अब देखना समझ आइए, बहुत ही मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि आएगा और जाएगा। देखो कैसे, हेडिंग क्या है कि लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। गिवन लाइन का मतलब एक लाइन आपको क्वेश्चन में दे रखी है, वो सामने वाला देगा एक लाइन की इक्वेशन दे, लाइन देने का मतलब लाइन नहीं देगा, लाइन की इक्वेशन देगा। लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इस लाइन के पैरेलल मेरे को एक लाइन की इक्वेशन लिखना है, इस लाइन के पैरेलल मेरे को एक लाइन की इक्वेशन लिखना है, ठीक है। अब इसके लिए बहुत सारी बातें कि या तो इस लाइन का पॉइंट दे दो जो पास हो रही, इसका तो स्लोप में बराबर कर ही दूंगा, फिर तो पॉइंट पता स्लोप पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, लेकिन वो पॉइंट नहीं देगा तो फिर क्या करेंगे, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक लाइन मानता हूं मैं ax + by + c = 0, ये हमारी गिवन लाइन है। ये कौन सी लाइन है, गिवन
लाइन है हमारी, ठीक है। इस लाइन के जो पैरेलल लाइन होगी ना उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे रिक्वायर्ड लाइन। इसको मैं क्या लिख दूं, रिक्वायर्ड लाइन। ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो वो हो जाएगी ax प्लस by प्लस k इज इक्वल टू 0 प्लस k इज इक्वल टू 0। देखो कुछ सोचो आप, दो लाइनें अगर पैरेलल होती ना तो उनके कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं, याद आया कुछ? यानी ax प्लस by तक तो सेम रहेंगी बातें, c1 c2 बदल जाएंगे। तो आज के दिन मैंने c को k से बदल दिया, नहीं आ समझ। बस ये आपकी लाइन की इक्वेशन है जिसके अंदर क्या अननोन है मेरे लिए, k। अब k निकलवाने के लिए वो बहुत सारे अलग अलग दिग्रम मिलवाएगा, पॉइंट दे देगा, कोई एंगल दे देगा, कुछ ना कुछ देगा, ओरिजिन से डिस्टेंस दे देगा, आपको k निकालना है। अल्टीमेटली हमारा पर्पस फिर k निकालना रहेगा। k निकाल के उसमें रख देंगे तो हमारी लाइन बन जाएगी। नहीं आ समझ आया? अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 करे बात? यस। इधर लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है फाइंड लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन x माइनस का 2y प्लस का 5 बराबर 0। ये आपकी गिवन लाइन है, इसके मुझे पैरेलल एक लाइन लिखना है। उसमें वो कह रहा है कि पासिंग थ्रू 1,2। अच्छी बात है, पॉइंट दिया है। तो इसके पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। अरे इसके पैरेलल लाइन ऐसे तो लिखेंगे। अब ये जो लाइन है ना, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 1,2। ठीक है। तो 1,2 से इसको क्या करा दूं, पास करा दो। अब देखो कैसे पास होगा, ये कैसे पास कराएंगे इसको बताओ। ये 1,2 को देख करके x कितना है इसमें, y कितना है 2। तो इसको इसमें उठा के रख दो। यानी ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन किसी पॉइंट 1,2 से पास होती है। अगर लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो सेटिस्फाई करा दो। पास होने का मतलब सेटिस्फाई कराना। तो x की जगह 1 रखो, y की जगह 2 रखो, तो कितना आ रहा है 1 माइनस का 2 इंटू 2। मैं पूरा लिख देता हूं, अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए, इक्वल टू 0 प्लस का k अपनी जगह पर है। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का 4 प्लस का k इज इक्वल टू 0। तो k कितना आ रहा है यहाँ से प्लस का 3 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस का 3 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 3। मैंने क्या बोला, आपका पर्पस फिर k निकालना रहेगा। कैसे भी निकालो, जैसा उसमें कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लाइन क्या हो जाएगी, बोलो x माइनस का 2y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इस लाइन के पैरेलल लाइन आ गई। सिंपल, और कॉपी करो इसको। डन, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 35, वेरी गुड। देखो 35 में क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नई चीजें इसमें सीखने को मिलेगी। वो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन मेकिंग 24 यूनिट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है, 3x प्लस में 4y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। ये गिवन लाइन है। इसके पैरेलल लाइन कैसे लिखेंगे हम लोग, पैरेलल लाइन हो जाएगी हमारी 3x प्लस में 4y प्लस में k इज इक्वल टू 0। कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं यहाँ पे, k लैम्डा p जो भी व्हाटएवर। मैंने पहले बोला p जो है मत लेना, क्योंकि p ओरिजिन से डिस्टेंस को डिनोट करता है, ठीक है, तो उसको मत लेना, वो अलग चीज है हमारी। k ले लो ज्यादा अच्छा। अब ये लाइन जो है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से ना एक ट्रायंगल बनाती है जिसका एरिया कितना है 24 यूनिट है। तो पहले फोटो बनाएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ट्रायंगल तो बना के देखिए हम लोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहले इसकी फोटो बनाएंगे, किसकी, ऊपर वाले की, क्योंकि ये लाइन के पैरेलल ये लाइन है, तो उसकी फोटो मिल गई तो इसकी मिल जाएगी। नहीं आ सकता, करना है क्या, उसके जैसे पैरेलल तो खींचना है, तो उसकी फोटो बनाएंगे। ध्यान से सुनना, जब भी वो एरिया की बात करेगा और ट्रायंगल की बात करेगा, क्या बोला मैंने, जब भी एरिया की बात होगी और ट्रायंगल की बात होगी ना, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आपके ध्यान में आना चाहिए। क्योंकि याद है आपको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसी फोटो बनती थी, ऐसी, और ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट और ये वाला इंटरसेप्टेड पार्ट मिलकर के एक ट्रायंगल बनाते हैं। उस ट्रायंगल का नाम क्या होता था, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कुछ हद तक ऐसी ही फोटो बनाएंगी, बनेगी। देखो ऑटोमेटिक बनेगी इसकी, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर मैं इंटरसेप्टेड फॉर्म सोच चुका हूं इसका, डबल इंटरसेप्टेड फॉर्म, तो मैं अगर बात करूं, मुझे निकालना है सपोज x इंटरसेप्ट। क्या निकालना है, तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को क्या करते हैं हम लोग, y जैसे 0 करोगे x की वैल्यू कितनी दिखेगी आपको, माइनस का 4/3। तो एक पॉइंट दिखेगा आपको माइनस का 4/3, 0। याद आया कुछ, तो बताओ माइनस का 4/3, 0 इधर या इधर, इधर मिलेगा है ना, यहाँ मिलेगा कहीं पे। ये आपका माइनस का 4/3, 0 वाला पॉइंट है। याद आया कुछ। सिमिलरली अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0, तो y कितना दिख रहा है आपको, -1 दिख रहा है क्या, इतनी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो देखो 0, -1 दिख रहा है आपको पॉइंट, यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा,
0,-1 इधर मिलेगा। अरे x को 0 रख दी तो y आया था -1, यानी कि ये लाइन कैसी बन रही है, लाइन ऐसी बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही? दिख रहा है आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट? क्या आपको ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना? ठीक है। अब इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है, तो सपोज जस्ट सपोज ये पॉइंट में इधर लिख देता हूँ नीचे थोड़ा सा, है ना? यहाँ पे -4/3, 0 है और ये 0,-1 इधर लिख देता हूँ, 0,-1 ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना? ये कोई दिक्कत है? ये आपकी गिवन लाइन थी, इसके पैरेलल लाइन मान लो ये वाली, हालांकि थोड़ा छोटा ट्रायंगल बन जाएगा इससे, थोड़ा और इसको इधर शिफ्ट करते हैं, सपोज ये नया है, इसके पैरेलल लाइन ये हो गई, इसने एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, जिसका एरिया कितना दे रखा है हमने? 24 है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखो ध्यान से सुनना, बच्चे के मन में फिर डाउट आएगा कि सर ऊपर ही क्यों बनाए, नीचे भी तो बना सकते हैं, इधर या फिर इधर भी तो बना सकते हैं ना, इसके पैरेलल लाइन तो ये भी होती है, ये भी होती है ना? तभी देखो ऑटोमेटिकली दो आंसर आएंगे, वो समझ में आ जाएगा, ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। ठीक है, देखो कैसे। अगर मैं इस लाइन की बात करूं, हमने एक डमी डायग्राम सोचा है, इसके करस्पॉन्डिंग देखो क्या क्या होता है। इस डायग्राम में अगर बात करें, ये कौन है? कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, और ये कौन है? एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस का पॉइंट है। यानी कि अगर मैं ये पॉइंट निकालता हूं तो मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी जो कि एक्स इंटरसेप्ट है, मेड बाय दिस पैरेलल लाइन। इसके पैरेलल लाइन ने एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट दिखाया वो हमें एक्स इंटरसेप्ट बताएगा, और ये वाला पॉइंट क्या बताएगा? लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल में एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ऐसे तो निकालेंगे। देखो बेस का मतलब क्या है? एक्स इंटरसेप्ट। सोचो तो आपके लिए बेस कौन हो जाएगा? ये वाला बेस हो जाएगा, और हाइट का मतलब ये वाली परपेंडिकुलर वाली बात, यानी कि ये वाई इंटरसेप्ट आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं ये पॉइंट निकाल के लेके आऊंगा, फिर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट को एरिया जो दिया है 24 के बराबर करूंगा तो के आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, इस वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग बताओ मुझे एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो y को 0, तो x कितना आएगा? -k/3, तो पॉइंट क्या बनेगा? -k/3, 0। सोच लिया, ये वाला पॉइंट मिल गया। सिमिलरली ये वाला पॉइंट निकालना है तो x को 0 हो जाएगा इसमें। बताओ x 0 रखोगे तो y कितना आएगा? -k/4। वेरी गुड, -k/4। देखो x इंटरसेप्ट की लेंथ यानी कि बेस कितना है इसका? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बेस कितना है? -k/3, और हाइट कितनी है इसकी? -k/4। y इंटरसेप्ट यानी हाइट, x इंटरसेप्ट यानी बेस। आया समझ में? तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इनटू बेस कितना है हमारे पास? माइनस में k/3 इनटू हाइट कितनी है हमारे पास? माइनस में k/4, और एरिया कितना दिया है हमें? 24। तो हम लिखेंगे +-24। याद करो कुछ बातें, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, k स्क्वायर बाय कितना? 2 × 3 × 4। नहीं आया समझ? आएगा समझ? ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं? ओके। देखो तो यहाँ से अगर आप प्लस साइन लेते हो, क्या लेते हो? प्लस साइन, और माइनस साइन, दो साइन लेने पड़ेंगे हमें। ठीक है ना? तो देखो प्लस साइन जब लोगे तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना? 24 × 2 × 3 × 4। सही है? है ना? और माइनस साइन अगर लोगे तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना? -24 × 2 × 3 × 4। हालांकि ये बात थोड़ा सा गलत जा रही है अपने हिसाब से, क्योंकि किसी का स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, नहीं आ सकता। ठीक है ना? फिर भी इसके करस्पॉन्डिंग हम बात अगर करते हैं तो देखो फिर भी k के दो आंसर आए। अगर यहाँ से आप देखोगे तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो, इसको अंडर रूट में लेना पड़ेगा हमें। ठीक है ना? तो अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। चलो उसको 24 को क्या लिख सकते हो आप? 2 × 2 × 2 × 3। सोचो, अरे 2 2 4 2 8 8 24। ठीक है, बाकी का 2 × 3 × 4 को 2 × 2 लिख दो। ठीक है, अंडर रूट से बाहर निकाल लें इसको। तो k इक्वल टू कितना आ रहा है? देखो पेयर बन के निकलेगा बाहर। 2 के कितने पेयर बन रहे हैं? 1 2 और 3। तो 3 पेयर बन रहे हैं ना, तो 2 × 2 × 2 तो बाहर आ जाएगा। सही है क्या? सही है। और इधर 3 × 3 से 1 3 बाहर आ जाएगा। सही है क्या? ठीक है, तो k इक्वल टू कितना जाएगा? 24 आ रहा है क्या? ठीक है। हालांकि देखा जाए तो जैसे आपने अंडर रूट चलाया था ना, बाहर प्लस माइनस आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी अपने पास k की दो वैल्यू यहीं से मिल रही है +-24, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये वाली बात रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। नहीं आया समझ? ठीक है, तो यहाँ से k इक्वल टू +-24 हमें पहले ही मिल चुका है। तो k की वैल्यू +24 रखेंगे और -24 रखेंगे तो कितनी लाइनें मिलेगी हमें? 2 लाइनें। इसके पैरेलल 2 लाइनें होनी भी चाहिए। हो सकता है वो लाइन ऊपर बने, हो सकता है वो लाइन नीचे बने। आया समझ में? तो k की दो वैल्यू से हमें दो बातें समझ में आ गई।
तो हमारी लाइंस क्या क्या हो जाएंगी, सो रिक्वायर्ड लाइंस 3x plus 4y plus 24 3x plus 4y plus minus 24 इक्वल टू 0। क्या ये दो लाइनें मैंने कंबाइन करके लिख दी, हाँ। दिख रही है आपको? Yes. है ना, कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसे कंबाइन करके ऑप्शन बना देता है। इसका मतलब दो लाइनें हमें क्लियरली दिख रही है, प्लस साइन अलग माइनस साइन अलग के साथ। क्लियर, कॉपी करो। देखो लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन हो गया ना। इसी की तरह एक टॉपिक और है हमारे पास, लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। लिखो हेडिंग, हेडिंग लिखेंगे लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा डिफरेंट है लेकिन उससे। ठीक है, देखो मैं पहले लिख देता हूं। हमारे पास एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन मैं लिख रहा हूं dx माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। क्या आप अपना ऑब्जर्वेशन, अपनी शार्पनेस बता सकते हैं कि मैंने इसको इसमें जब कन्वर्ट किया तो मैंने क्या क्या चेंजेस किए? पहले तो मैंने x का कोफिशिएंट y में लगाया, y का कोफिशिएंट x में लगाया और y के कोफिशिएंट का साइन बदल दिया। किसका साइन बदला? यहाँ पे पहले कैसा था, वहाँ पे क्या कर दिया, और कांस्टेंट भी तो बदलेगा ना, कांस्टेंट c की जगह क्या हो जाएगा, आया समझ? ठीक है, तो इसमें हम दो बातें करते हैं। पहली बात ये कि चेंज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, x और y के कोएफिशिएंट बदलो ना पहले तो। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या था, पुट या चेंज द साइन या पुट अपोजिट साइन, ज्यादा अच्छा है, पुट अपोजिट साइन टू कोएफिशिएंट ऑफ y। वेरी गुड। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y का साइन अगर नेगेटिव होता तो वहाँ पे कैसा हो जाता, अपोजिट होने का मतलब समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं इधर प्लस है तो उधर माइनस ही हो जाए, माइनस भी है तो उधर प्लस कर देना। फिर आप अपोजिट का मतलब ऐसा। ठीक है, इसको लिखो, थ्योरी को क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जनरल थ्योरी बहुत काम की चीज होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कई बार। हो गया हो तो बता देना। हो गया क्या? देखो इधर क्वेश्चन में 36 पढ़े एक बार। perpendicular to 3x plus 4y पासिंग थ्रू 1, 36 में उसने बोला है इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिख के बताओ जो इस पॉइंट से पास होती है। जैसे पैरेलल में हमारा पर्पस क्या होता था, के निकालना, यहाँ भी हमारा पर्पस के ही निकालना होगा। वो कैसे भी निकलवाएगा अपने से, एरिया देके निकलवाएगा, पॉइंट से पास करवाएगा। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, पहले तो वो लिखवाओ मेरे को, 4x वेरी गुड, 4x माइनस में 3y, बहुत बढ़िया। अब प्लस का k इज इक्वल टू 0, इसको पास करा दो किससे, 1,2 से। पास कराना मतलब x और y की जगह 1,2 रखना है, तो पास करा दो, इसको 1 बोल दो ना थोड़ी देर के लिए। तो ये हो जाएगा 1 और 2 से पास करेंगे तो 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, सही क्या? तो प्लस का k इज इक्वल टू 0 तक इंप्लाइज k कितना आ रहा है यहाँ से, 2, प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि -2 इधर हो जाएगा, प्लस का जाएगा। इसको k को उठा के रखो इसमें, तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी 4x माइनस में 3y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? ठीक है, इसको कुछ लोग, ये ट्रिक है, इसको कुछ लोग कैसे करते हैं पता है, पहले इसकी स्लोप ढूंढेंगे। दूसरी मेथड बता, इसकी स्लोप कितनी होगी, माइनस का 3/4, तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, 4/3। तो y माइनस समथिंग या y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 लगा सकते हैं क्या हम लोग, क्योंकि वो परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। स्लोप पता है, पॉइंट पता, तो ऐसे निकालो या ऐसे निकालो। ये ट्रिक है, ये डायरेक्ट करवाएगा आपसे, उसमें आपको सोचना पड़ेगा। स्लोप गलत सलत निकल गई, पलटने में उल्टा सीधा हो गया, प्लस माइनस की गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। ये ट्रिक है, हर क्वेश्चन की सेकंड मेथड अवेलेबल है, आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। आज हमने कॉपी करो, देखो इधर क्वेश्चन में 37 लाइन क्या दे रखी है उसने, बोलो, 2x minus 3y प्लस
1 इक्वल टू 0। Yes. ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखेंगे हम लोग, अभी हमने सीखा। 3x plus 2y. वेरी गुड, कोएफिशिएंट बदलो पहले, तो पहले कोएफिशिएंट बदल दो, 3x इधर और 2y इधर, फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, y का साइन बदल दो, अपोजिट कर दो मतलब, और प्लस का k इज इक्वल टू। अब इसकी फोटो बनाओ, इसकी फोटो कैसी बनेगी देखो, पहले इसकी फोटो बनाओ फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन हम सोच लेंगे। ठीक है, इसकी फोटो बनेगी जब इसमें मैं y 0 रखूं तो x कितना आएगा, माइनस का k/3, तो इधर नहीं मिलेगा माइनस का k/3, बोलो Yes. माइनस का k/3 कॉमा 0 इधर के मिला, और जब x 0 रखा तो y minus माइनस का k/2. k/2, अच्छा वो इधर नीचे मिलेगा मतलब माइनस 0 कॉमा माइनस का k/2 k/2 नहीं मिलेगा, सर के बार नहीं होगा, k उधर जाएगा 2 भी उधर जाएगा तो माइनस, हाँ क्या सर के माइनस के उधर जाएगा माइनस माइनस के होगा. y तो माइनस तो नीचे चला जाएगा। यहाँ पे बेटा प्लस का 2 है ना इधर। अरे इसमें x 0 रखेगा तो क्या बचेगा तेरे पास, सिर्फ 2y प्लस k बराबर 0, k उधर गया तो 2y बराबर माइनस के, 2 से डिवाइड करेंगे ना, प्लस के तो आएगा, ये प्लस का 2 आएगा, यानी ये मतलब इधर राइट साइड माइनस ही रहेगा ना, प्लस थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया समझ में? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग कर क्या रहे हो, माइनस k/3 कॉमा 0 इधर और ये इधर, तो फोटो ऐसी बनेगी। ठीक है, अब मान लो ये वो रिक्वायर्ड लाइन है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो इस लाइन की फोटो मान लेते हैं ना, मान ले हमें तो डायग्राम बनाना है, ये लाइन ये लाइन ये आया तुमने, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये जा रही, ये कितने स्क्वायर यूनिट का एरिया बना रही है, 12, तो ये एरिया जो अपने पास है वो 12 है, तो इधर लिख दूं मैं 12 इज इक्वल टू, बोलो कितना, हाफ इनटू बेस कितना है इसमें, ये रहा बेस, यहाँ पे ये बेस है माइनस का k/3 इनटू हाइट कितनी है माइनस का k/2, मैं प्लस में लेके चल रहा इधर, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं माइनस साइन लूंगा तो वो हटाना पड़ेगा, रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे पहले किया था, माइनस माइनस तो प्लस का हो जाएगा, तो जाएगा 12 इनटू ये कितना हो रहा है, ये भी 12 आ रहा है, सही है क्या, इक्वल टू राइट साइड कितना k क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो k इज इक्वल टू कितना जाएगा, प्लस माइनस 12, k की दो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग दो आंसर आ जाएंगे। अब क्योंकि लाइन ऐसा है और ऐसे भी हो सकती है, पलट सकती है ना लाइन, ठीक है, तो क्या क्या आंसर आ जाएंगे हमारे पास, रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी हमारी, रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी 3x प्लस कितना 2y प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये आपका 37 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो इसको।